पिछले एपिसोड में हमने विस्तार से मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में चर्चा की। हमने जाना कि किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को सही ठहराने के लिए संसदीय व्यवस्था को विस्तारित किया गया, परंतु उसके साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से फूट डालो और राज करो की नीति को स्थापित किया गया। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की और जानेंगे कि किस प्रकार एक ओर ब्रिटिश संसद में भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी नीतियों के माध्यम से सजग हो रहे भारतीयों का दमन करने का प्रयास किया जा रहा था। जलियांवाला बाग में की गई बर्बरता की चर्चा तो हम करेंगे ही, हम यह भी चर्चा करेंगे कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में महात्मा गांधी के आने के बाद क्या-क्या परिवर्तन हुए। नमस्कार। संसद और संसदीय लोकतंत्र के चौथे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भारतीय लोकतंत्र के संसदीय परंपराओं के विकास के बारे में क्रमिक रूप से चर्चा करते आ रहे हैं और आज के इस एपिसोड में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह विषय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेषज्ञ श्री चक्षु राय जी, जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से संबद्ध हैं। नमस्कार सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अतुल सर, आज की चर्चा हम यहां से शुरू करना चाहते हैं कि 1909 में जब लॉर्ड मॉर्ले तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश संसद में अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि हिज मैजेस्टी की सरकार किसी भी हालत में भारत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना नहीं करना चाहती। तो फिर आज से 104 साल पहले आज ही के दिन जब उनके सक्सेसर लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन के नाम से प्रसिद्ध अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण उन्होंने ब्रिटिश संसद में यह एक्सेप्ट किया कि हिज मैजेस्टी की सरकार भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करना चाहती है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर भारत में शासन कर रही ब्रिटिश सरकार पहुंच गई? अतुल, जब आपने 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के आसपास जब वो रिफॉर्म्स आए थे उसकी बात करी, और उसके बाद लगभग 10 साल बाद जब 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उसमें काफी सारे बदलाव, कुछ हमारे देश के अंदर और कुछ एक ग्लोबल स्टेज पर जो बदलाव आए, उनका कंट्रीब्यूशन था इन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के आने के पीछे। अब अगर हम इन डेवलपमेंट्स को देखें तो एक डेवलपमेंट ये हुआ कि जब किंग और क्वीन की विजिट हुई इंडिया में, तो जो कैपिटल था उसको बदलकर कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको जोड़ा गया, और उसके बाद धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की तरफ एक प्रोग्रेस स्टार्ट हुई। और जब ये चीजें चल रही थी तो जो एक सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ फंक्शनिंग था इंडिया में, वो काफी स्ट्रेंथन था। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादा थे, तो एक वो सेंट्रल वे ऑफ फंक्शनिंग हमारे देश में चल रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा सा एक ये महसूस होने लगा कि जो ग्रिप है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में, उसमें जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो थोड़ा सा उसमें डिसेंशन आने लगा। जो देश के अंदर मूवमेंट था वो बढ़ने लगा। तो
इन्हीं सब चीजों को अगर देखा जाए तो ये 10 साल में जो धीरे धीरे बदलाव आए, तो वो जो 10 साल पहले का डिक्लेरेशन था कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ हम सोचेंगे भी नहीं, और 1919 का जब वो लॉ आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि ना सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सोचा जाएगा, बट ये भी सोचा जाएगा कि भारतीयों को गवर्नमेंट में कैसे ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जा सकता है। कुछ चीजें थी जिन्होंने इसकी तरफ आया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी हुई। 1916 में जब हम लोग प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, तो एक वहां पर भी अग्रीमेंट हुआ कि किस तरह से जो हिंदू और मुसलमान समुदाय हैं वो किस तरह से जुड़कर काम करेंगे, और किस तरह से काउंसिल्स में जो इलेक्शन होंगे उसमें सीटों का विभाजन कैसे होगा, इलेक्ट्रेट कैसे रहेगी। तो वो भी एक बड़ा डेवलपमेंट था which contributed towards the reforms जो मॉन्टेगो और चेम्सफोर्ड ने अपनी रिपोर्ट के बाद रिकमेंड करे, और जिसको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया। अतुल, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, तो उससे पहले जैसे आपने कहा कि हम लोग एक यूनिकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर फॉलो करते थे। इंपीरियल लेजिस्लेचर था, एक ही हाउस था, उसमें भारतीयों का बहुमत नहीं था, सरकारी बहुमत ज्यादा, ब्रिटिश सरकारी बहुमत ज्यादा था। तो और 1919 के बाद ये हुआ कि भाई जो सेंट्रल असेंबली रहेगी, मेरे ख्याल से उसमें 141 सदस्य चुनकर आने वाले थे, और जो गवर्नमेंट के मनोनीत सदस्य थे या अपॉइंटेड सदस्य थे उनकी संख्या काफी कम। अब बदलाव काफी सारे आए, बट एक चीज कॉमन रही, और वो चीज कॉमन ये रही कि 1909 से लेके 1919 तक जो वाइसरॉय था उसकी जिम्मेदारी लेजिस्लेचर को नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी उसका जो आंसरेबिलिटी थी वो अभी भी ब्रिटिश क्राउन को और ब्रिटिश लेजिस्लेचर को थी। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाई ये तो एक शैम पार्लियामेंट है या एक शैम लेजिस्लेचर है जिसमें हम बात तो कर सकते हैं, बट अपनी बात रखने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उससे कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, वो उसमें लोगों को डाउट था। ये भी आपने कहा कि जो 1919 के एक्ट के बाद एक दिल्ली में बड़ा बदलाव ये आया कि जो नया कैपिटल सिटी बन रहा था उसमें तो अब तक एक लेजिस्लेचर बिल्डिंग की बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि यूनिकैमरल जब तक लेजिस्लेचर चल रहा था तो उसको दिल्ली सेक्रेटेरिएट के एक लेजिस्लेटिव हॉल में चला लिया जाता था। अब 1919 के लॉ के बाद ये हुआ कि अब 2 हाउसेस होंगे दिल्ली में, तो एक काउंसिल हाउस होगा, एक असेंबली होगी, तो उसको बैठाने के लिए जगह चाहिए थी और ज्यादा जगह चाहिए थी। एक इसमें छोटी बात ये भी रही कि ये जो काउंसिल हाउस बनना था या नई जो पार्लियामेंट बननी थी वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बननी थी, उसके लिए आपको एक जगह शिमला में भी चाहिए थी, क्योंकि गर्मियों के समय में सरकार अपना पलायन शिमला करती थी, तो वहां पर जब काउंसिल बैठती थी तो उसके लिए भी वहां पे एक काउंसिल हाउस या एक लेजिस्लेचर के लिए एक बिल्डिंग बननी थी। कुछ चीजें और हुई, आपने सेरेमनी की बात कही, आपने एटिकेट की बात कही। तो जो पहले प्रेसिडेंट जो थे सेंट्रल असेंबली के, उनको तब स्पीकर नहीं कहा जाता था। जो 1919 का एक्ट था उसमें जो टर्म यूज किया गया था स्पीकर के लिए वो प्रेसिडेंट था, और उसमें ये लिखा गया था कि जो पहला प्रेसिडेंट होगा वो अपॉइंट किया जाएगा और उसके बाद के प्रेसिडेंट फिर इलेक्ट होंगे। तो जो पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ वो हाउस ऑफ कॉमन्स के एक मेंबर थे, फ्रेडरिक वाइट, तो उनको अपॉइंट किया गया और फिर उनको दिल्ली भेजा गया कि अभी आप यहाँ पर जाके सेंट्रल असेंबली की अध्यक्षता करें। तो वाइट, जिनको अभी तक इंडिया का ज्यादा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने एक चीज जरूर देखी थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो स्पीकर बैठता है वो एक गाउन पहन के बैठता है और उसके सर पर एक विग रहती है। तो
उन्होंने एक काम तो किया कि जब वो यहाँ पर आए तो अपनी एक विग और एक गाउन वो साथ में लेके आए, ताकि जब वो हाउस की अध्यक्षता करें तो एटलीस्ट वो जो ट्रेडिशन है हाउस ऑफ कॉमन्स का वो भारत में भी आ जाए। कुछ चीजें और हुई जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था इंडिया में, उसमें जो लोग काउंसिल के अंदर आए उन्होंने शायद ये भी थोड़ा सोचा कि ये जो काउंसिल है, जो ये असेंबली जो लेजिस्लेचर बनी है, इसमें कितना काम किया जाए, कितना सहयोग किया जाए, या इसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सरकार को बार बार हम थोड़ा सा नीचा दिखा सकें या सरकार की खामियों को पॉइंट आउट कर सकें। तो ये एक और चीज रही, तो जिसमें जिसे कहते हैं जो एक नॉन कोऑपरेशन जो सरकार के साथ था वो भी हम लोगों को इसमें दिखाई देना शुरू हुआ। और 1921 में तो खैर नए संसद भवन की का फाउंडेशन स्टोन ले ही हो गया, और इस तरह से फिर ये शुरुआत हुई 1919 के एक्ट की, इसके इम्प्लीमेंटेशन की, और इसका जो हम लोगों का जिसे कहते हैं ना कि एक लेजिस्लेचर का जो जर्नी जिसे कहा जाए, मॉडर्न लेजिस्लेचर का जो जर्नी कहा जाए भारत में, मुझे लगता है वो ये 1919 के कानून के साथ ही शुरू हुआ। सर, यहाँ एक और पक्ष ये है कि ब्रिटिश तो उदारता दिखा रहे थे कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं, लोगों को शामिल कर रहे हैं, भारतीयों की बात सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसी समय में एक टर्म यूज करते हैं हिस्टोरियंस, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इसका कारण ये था कि एक तरफ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेकर के आ रहे थे, लेजिस्लेचर्स को ज्यादा प्रभावी बनाने का दिखावा किया जा रहा था एक तरीके से कहें तो, और साथ के साथ उसी समय रॉलेट एक्ट, जिसका टाइटल था अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, उसको लाया गया, और उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने जो दमनकारी नीतियां अपनाई, उसका रिसेप्शन कैसा रहा भारत में, और भारत में जो उस तरह परिस्थितियां उस समय बन रही थी जब गांधी जी आ चुके थे और मास मूवमेंट की तरफ हम लोग जा रहे थे, तो इन दोनों घटनाक्रमों का इतिहास के उस क्षण पर क्या असर पड़ा और उससे क्या बातें निकल कर आई सर, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें सर। हाँ, तो अतुल, मेरे को क्या लगता है कि अगर जब हम ब्रिटिश सरकार का रवैया देखें भारत की तरफ, तो हमें उसे सिर्फ एक ही लेंस में नहीं देखना चाहिए कि भाई क्योंकि आप और मैं विधायिका से संबंधित हैं तो हमें लगे कि भाई सिर्फ 1919 का ही कानून था, उसके अलावा देश में और कुछ हो ही नहीं रहा था। देश में और काफी सारी चीजें हो रही थी, और एक उसमें से चीज ये हो रही थी कि जो भारतीय आवाज है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, वो उठनी और ज्यादा शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं कि वो नहीं थी पहले, बट वो उठनी और ज्यादा शुरू हो गई थी, और उस आवाज को दबाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो सारे अपनी लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग जो भी इस्तेमाल कर सकती थी वो करना चाहती थी। तो जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट, तो वो कानून एक ऐसा कानून था जो कि किसी को भी जेल में डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, और जेल में डालने के लिए विदाउट एनी ट्रायल, कि मतलब कोई जुडिशियल प्रोसेस ना फॉलो हो, बट सरकार अगर किसी को ना पसंद कर रही हो या कोई आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा हो, तो कैसे उसको दबाया जाए, कैसे उसको जेल में डाला जाए बिना उसका कोई ट्रायल हो, बिना किसी बात के किसी को उठा के आप कुछ दिनों के लिए जेल में रख दें, प्रताड़ित करें। तो ये कानून उस चीज की भूमिका मान रहा था, और इस कानून के खिलाफ विरोध काफी शुरू हुआ। आपने कहा गांधी जी भारत आ चुके थे, गांधी जी ने भी इसके खिलाफ काफी सारे प्रोग्राम इसके खिलाफ करे, और लोगों ने भी करे, और इसका जो एक कल्मिनेशन है वो एक ऐसी घटना में हुआ जो कि एक काफी दिल दहलाने वाली घटना थी। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, वो एक रॉलेट
एक्ट के से ही वो बात निकली कि जो लोग अमृतसर में आए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके ऊपर, उन निहत्थे लोगों के ऊपर फिर जो पुलिस ने गोलियां चलाई और लोग इतने सारे लोग शहीद हुए, तो वो एक जो मुझे लगता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि एक कानून किस हद तक लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और लोग फिर उस कानून के खिलाफ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो है सर, ये ब्रिटिश सेवेजरी को इंडिया में प्रूव करता है। ये प्रूव करता है कि दे वर नॉट सिविलाइज्ड पीपल बेसिकली। और ये घटना एक राष्ट्र के दमन की घटना के रूप में आज भी हम याद करते हैं सर। और इसके बाद के जो घटनाक्रम रहे सर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल कर गया और उसके बाद कांग्रेस में भी एक ऐसी स्थिति आ गई जब गांधी जी को जेल भेज दिया गया और पुनः वो मॉडरेट्स और लिबरल्स के स्प्लिट वाली स्थिति चेंजर्स, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में आ गई सर। तो इस समय जो परिस्थितियां बन रही थी सर, पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें सर, तो एक बात मेरे ध्यान में आती है सर कि मॉडरेट्स जब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में भाग लिया करते थे सर, खास करके हम गोपाल कृष्ण गोखले का अगर एग्जाम्पल लेते हैं सर, तो एक इंसिडेंट है कि गोपाल कृष्ण गोखले शायद 1902 के बाद अपने मृत्यु तक लगातार इंपीरियल लेजिस्लेचर के मेंबर हुआ करते थे और बीच के 2 वर्ष बीमार होने के कारण वो मेंबर नहीं थे, सदन में मौजूद नहीं थे। तो तत्कालीन जो फाइनेंस मेंबर थे वाइसराय के काउंसिल के सर फ्लीटवुड विल्सन ने ये कहा था कि दिस इज प्ले ऑफ हैमलेट विदाउट हैमलेट। तो इस तरह का रेस्पेक्ट पार्लियामेंट्री बिहेवियर्स के कारण उनका था। और आज के भी दौर में पार्लियामेंट्री एटिकेट्स को सीखने के लिए गोखले की जो परंपरा थी वो एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो वो उस समय की मॉडरेट्स की बात थी सर। बाद में जब 1923 का समय आया और स्वराज पार्टी का गठन हुआ, तो स्वराज पार्टी के थ्रू जो पार्लियामेंट्रियंस चुन करके गए वहां पे, उनका सीधा सा उद्देश्य यह था कि हम जो मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट को पार्लियामेंट के अंदर लेकर के जाएंगे और वहां से सरकार के पॉलिसीज को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और उन्हें एक्सपोज करेंगे, मीडिया के माध्यम से एक्सपोज करेंगे और ब्रिटिश सरकार की जो रियलिटी है, जो उन्होंने जालियांवाला बाग घटना के बाद रिफ्लेक्ट करा है, उसको हम बार बार लोगों के सामने पहुंचाने का प्रयास करेंगे सर। तो ये जो परंपरा सर बनी, उसका कल्मिनेशन कैसे हुआ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के डेवलपमेंट में सर इसके बारे में प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। अतुल, अगर मैं स्वराज पार्टी के गठन की बात करूं तो एक जो मूलतः बात हुई ये हुई कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 तरह की सोच आ गई। एक सोच ये आ गई कि कितना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, असेंबली के अंदर कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक पक्ष का मानना ये था कि एक थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करी जाए, और वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसी ये थी कि भी सरकार जो भी काम करने की कोशिश करे उसको फ्रस्ट्रेट किया जाए। और दूसरे पक्ष का मानना था कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, हम लोग काउंसिल्स का कंस्ट्रक्टिवली भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसी बात को लेके कांग्रेस पार्टी के अंदर एक फ्रिक्शन आया और उसके बाद फिर स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। तो CR दास, मोतीलाल नेहरू जो कि स्वराज पार्टी के लीडर्स बने, उन्होंने जो रुख अपना अपनाया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो रुख ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का फ्लोर सरकार को बार बार एक, जिसे कहते हैं कि सरकार को नंगा करके दिखाना कि भाई ये देखिए आपका काम नहीं हो रहा है या फिर आपकी जो पॉलिसी है वो नहीं चल रही है। तो ये रुख उन्होंने इख्तियार किया। इसके बाद एक डेवलपमेंट और हुई, और वो डेवलपमेंट ये हुई कि कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी को ये लगा कि ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बात तो है, बट जो लेजिस्लेचर है वो एक ऐसा भी फोरम हो सकता है
जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी स्पीचेस देके, अच्छा इंटरवेंशंस देके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको फॉरवर्ड ले जाने के लिए। और इसका कल्मिनेशन एक मैं ये मानता हूं कि जब सर फ्रेडरिक वाइट, जिनका जब टर्म खत्म होने को आया, तब तक दूसरी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आ चुकी थी। तो जब उनका टर्म खत्म होने को आया तब ये बात उठी कि भाई अब अगला प्रेसिडेंट या अगला स्पीकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का कौन होगा। तो वो जो उसके लिए जो चुनाव होना था वो काफी कंटेंशियस होना था। असेंबली का सेशन शिमला में होने जा रहा था। तो स्वराज पार्टी ने काफी सारे इंडिपेंडेंट्स और बाकी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि जो विट्ठल भाई पटेल हैं उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुना जाए। और काफी कैनवसिंग हुई, लोगों को कन्विंस किया गया, जिन्ना साहब को कन्विंस किया गया कि आप विट्ठल भाई पटेल के कैंडिडेचर को सपोर्ट करें। और वो इलेक्शन इतना क्लोज था कि विट्ठल भाई पटेल के खिलाफ जो गवर्नमेंट नॉमिनी थे वो मात्र 2 वोट से हारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और विट्ठल भाई पटेल फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए। और उसके बाद से विट्ठल भाई पटेल ने ये परंपरा शुरू करी कि जो प्रेसिडेंट होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का वो किसी पार्टी की तरफदारी नहीं करेगा। तो जब उन्होंने अपनी स्पीच दी असेंबली के अंदर तो उन्होंने कहा कि आई एम नो लॉन्गर अ पार्टी मैन, और उन्होंने अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट भी करी कि भाई आप मुझे अब अपनी स्वराज पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मुझे थोड़ा सा छोड़ दें। तो वो जो स्पीकर का नॉन पार्टिजान स्टैंस है कि स्पीकर पार्टी का आदमी नहीं होगा, वो एक अच्छी परंपरा शुरू हुई। एक और परंपरा शुरू हुई कि जब विट्ठल भाई पटेल अगली बार इलेक्शन सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन के लिए लड़े तो वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े, कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो प्रथा है कि स्पीकर का इलेक्शन अपोज नहीं किया जाता है, तो विट्ठल भाई पटेल एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए लड़े और उनका जो अगला इलेक्शन था एज ए प्रेसिडेंट वो फिर अनअपोज्ड हुआ। तो ये एक अच्छा भूमिका बंधी लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस के लिए, लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग के लिए हमारे देश में। तो इसमें एक बात और भी देखी गई, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि स्वराज पार्टी का ने एक सेशन में वॉकआउट करा। तो जो प्रेसिडेंट साहब थे विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने कहा कि भाई एक पार्टी वॉकआउट कर चुकी है तो क्या हमें सदन की कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर उन्हें लगा कि भाई बाकी जो चुने हुए लोग आए थे वो तो सदन में फिर भी बैठे हुए थे, तो इसका मतलब सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। तो जो प्रैक्टिसेस की शुरुआत है वो इस समय से शुरू हुई। विट्ठल भाई पटेल ने एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट जो लेजिस्लेचर का होता है उसकी नींव भी प्रेसिडेंट विट्ठल भाई पटेल ने डाली। बहुत ही ब्यूटीफुल्ली आपने सर समझाया इन विषयों को, और अगले एपिसोड्स में सर हम लोग इस विषय पर बात कर सकते हैं कि किस प्रकार जो 10 साल का मैंडेट था रिफॉर्म्स को रिव्यू करने का, साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया, फिर उस पे कंसेंसस नहीं बन पाया तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करे गए, और फिर जो 1935 का एक्ट आया जो एक तरह से ब्लूप्रिंट एस्टैब्लिश करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में सर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे आने वाले एपिसोड्स में। सर धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा और बहुमूल्य जानकारियां आपने हमें प्रदान की। थैंक यू सर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक हो गई। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी उच्च सदन की सदस्य संख्या 60 और निचले सदन यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य संख्या 145 हो गई। इनकी बैठकें अब वायसराय हाउस में संभव नहीं थी, इसलिए नए काउंसिल हाउस का निर्माण कराया गया। हजारों मजदूर और सैकड़ों कारीगरों की कड़ी मेहनत के बाद जब वर्ष 1927 में अब का संसद भवन और तब काउंसिल हाउस बनकर तैयार हुआ तो 18 जनवरी 1927 को एक भव्य समारोह में
संसद भवन के वास्तुकार हर्बर्ट बेकर द्वारा दिए गए सोने की चाबी से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस भवन का उद्घाटन किया। तब शायद यह न तो बेकर ने ही सोचा होगा और न ही इरविन ने इसकी कल्पना की होगी कि वास्तव में बेकर के दिए सोने की चाबी से इरविन भारत की स्वतंत्रता के रास्ते खोल रहे थे। 20 साल बाद इसी भवन से पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कालजयी भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से भारत के आजादी की घोषणा करने वाले थे और हमारे राष्ट्र निर्माता संविधान सभा के रूप में बैठकर हमारे संविधान, हमारे आइन की रचना करने वाले थे।